नमस्कार। उत्तराखंड में चुनाव की दस्तक शुरू हो चुकी है। सन 2022 के आरंभ में चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनज़र कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति भी की है और राज्य के प्रभारी देवेंद्र यादव जी बनाए गए हैं। लेकिन जनता तक पहुंचने के लिए क्या कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, उसके लिए हम जानेंगे। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं श्री वीरेंद्र रावत जी। वीरेंद्र रावत जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री हरीश रावत जी के पुत्र हैं। लेकिन स्वयं के बल पर भी आप ग्रास रूट पर बहुत काम करते हैं। वीरेंद्र रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्टूडियो में पधारे और आपका स्वागत है। और मैं पुनः चाहता हूं कि हरीश रावत जी एक वटवृक्ष है उत्तराखंड ही नहीं, देश की राजनीति में। तो एक कहावत है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पनपता नहीं है। तो कहीं उस संघर्ष का सामना आपको तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं, ये कहना गलत है कि वटवृक्ष के नीचे कोई पौधा नहीं उगता है। हरीश रावत जी का जो 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, उनके जो राजनीतिक यात्रा है, उस दौरान उन्होंने बहुत से नवयुवकों को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो हरीश धामी हो, करण मेहरा हो, इस तरह से काजी निजामुद्दीन हो, बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और सब अपनी बात में आदमी अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है। लेकिन पहली उंगली थमा के, उंगली पकड़ के जो है राजनीति में आगे लाना, और वो आप देखिए हरीश धामी जैसे मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उन्होंने उंगली पकड़ा के आज दूसरी बार के विधायक हैं। तो इस तरह से हरीश रावत जी ने जो घर के अंदर भी, चाहे उनकी धर्मपत्नी रेणुका रावत जी हों, उनको चुनाव मैदान में उतारा और आज भी वो राजनीति में सक्रिय हैं जी। इसी तरह से बहन अनुपमा रावत जी सक्रिय हैं जी, आनंद रावत जी सक्रिय हैं जी, आप सक्रिय हो। और आनंद रावत जी एक युवा के मध्य काम कर रहे हैं जी। तो पूरा परिवार कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है जी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के ही कुछ नेता जी इनको एक अलग गुट के रूप में देख रहे हैं, अलग धारा के रूप में देख रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस की कमजोरी का कारण तो नहीं बन रहा? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में काम करता है जो व्यक्ति, उसमें महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है जी। और आज कुछ लोग जो हैं जिनको उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति की क ख ग घ सिखाई, आज वो लोग अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण उनके विरोधी बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज के जो परिस्थितियाँ हैं उत्तराखंड की, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अगर आप देखें, मैं समझता हूँ उत्तराखंड ही क्या पूरे भारतवर्ष में हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में और क्या और पार्टी में मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये इस छोटे से राज्य का सौभाग्य है। और उनकी नेतृत्व क्षमता को समझते हुए कांग्रेस हाईकमान ने उनको आज राष्ट्रीय महासचिव की का पद दिया है, पंजाब के प्रभारी हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, चाहे गोविंद बल्लभ पंत जी हों, चाहे एनडी तिवारी जी हों, बहुगुणा जी हों, लेकिन किसी के उसमें आप देखिएगा किसी को CWC मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनने का सौभाग्य नहीं मिला। ये हरीश रावत जी हैं जिनको ये सौभाग्य मिला जी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर चूंकि 2000 में डेवलप हुआ और सबसे अंतरिम सरकार भाजपा की थी, उसके बाद नारायण तिवारी उन्होंने विकास की काफ़ी ऊंचाइयां छुई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके बाद जब बीच में फिर ठहराव आया और उसके बाद जब हरीश रावत जी बने, तो हरीश रावत जी आपदा के बाद आए थे, तो राज्य को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। और उसके बावजूद भी उन्होंने हर वर्ग के लिए
कोई ना कोई योजना वो लाए हैं, चाहे वो महिलाएं हो, निश्चित तौर पर। कन्या हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो। बहरहाल उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद भी ये हार क्यों गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परसों हम लोग पिथौरागढ़ के दौरे पर थे, तो वहाँ पर पिथौरागढ़ में जिस विधानसभा से हम गुजर रहे थे, जो हमारे कैंडिडेट रहे हैं, जो हारे जीते कैंडिडेट हैं, उन सब के नारे लग रहे थे वहाँ। और हरीश रावत विकास पुरुष, मयूख मेहर विकास पुरुष, इस तरह के महेंद्र सिंह मेहरा विकास पुरुष, इस तरह के नारे लग रहे थे। तो हम यही विचार कर रहे थे गाड़ी में बैठ के कि हमने कहाँ ऐसी कमी रह गई। भाई हरीश रावत जी ने रात के 3-3 बजे तक काम किया, और आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जहाँ तक सरकार की जो सुविधा पहुँच सकती थी वो पहुँचाने का काम किया। लेकिन फिर भी हम 2017 में बहुत बुरी हार हमारी हुई, और उसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आता है वो ये है कि उसी समय नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी में मोदी जी आम जनता को ये समझाने में सफल रहे कि एक जो भावना होती है, एक दूसरे से जलने की भावना होती है, ये एक सच्चाई है। गरीब हमेशा अमीर से थोड़ा सा थोड़ी दूरी रखती है, उनके बीच जो खाई होती है, उस खाई को मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। उन्होंने छोटे आदमी को तो ये समझा, जो गरीब था उसको तो ये समझा दिया कि भाई मैं गाड़ी वाले को साइकिल पर ले आया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो जिसकी साइकिल थी उसकी साइकिल भी बिकवा दी। इतना बुरा हाल उन्होंने कर दिया। आज आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा, जो एक सर्वे आया है उसमें सबसे निचले पायदान पर वो है। तो इसे क्या कहेंगे आप? डबल इंजन का वायदा जो किया था, वो आखिरी पायदान में पहुंच गए हैं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उत्तराखंड देवों की भूमि है, और ये हम सबके लिए बड़े शर्म का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो विकास कार्यों को किसी भी जो भी उनका मापदंड रहा उस पर सबसे फिसड्डी साबित हुए। और पिछले 4 साल से, जबकि उनके पास प्रचंड बहुमत है, 57 उनके कैंडिडेट MLA हैं, और केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, और बार बार हरीश रावत जी उनको इस बात के लिए चेताते भी हैं कि भाई आज आपकी सरकार उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और केंद्र में भी है। जो हमारा परिसंपत्तियों का बंटवारा है, जो ठीक से नहीं हो पाया इन 20 वर्षों में, आज आप बैठ के, और ये सौभाग्य कि जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड के ही हैं, वो भी यहाँ की पीड़ा को समझते हैं। तो बाबू जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जो आप तीनों बैठ के हमारा जो हिस्सा बनता है उत्तराखंड का, वो तो दिलवाने का काम करें। भाई हमारे जब वो मुख्यमंत्री थे तब केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए थे, और उत्तर प्रदेश में भी दूसरे सपा का राज्य था। तो अगर तीनों का होता तो तीनों को मुंह मिलना चाहिए ना। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तीनों उसमें जो है एक पार्टी का शासन है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे। और विकास कार्यों का तो हालत देख ही रहे हैं। अब खुद मीडिया जो कि भाजपा को गुणगान करता रहता है, माफ कीजिएगा लेकिन गुणगान तो करता ही है, तो वो तक ये कह रहा है कि ये फिसड्डी मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, और ये हमारे राज्य के लिए बड़ा, जो कि एक नवोदित राज्य है, उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है, नहीं तो ये तो एक गोल्डन चांस था। आज विकास की यहाँ नई गाथाएं लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन जो काम कांग्रेस के ज़माने में हुए भी थे वो भी आज ठप पड़े हैं। वीरेंद्र जी, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई उत्तराखंड के अंदर कि जो ऋषिगंगा का जो पूरा डैम है वो ढह गया है, और जो ग्लेशियर फटा है। तो ग्लेशियर के फटने की जो घटना है, वो वैज्ञानिकों का जो मानना है वो है कि एक दिन पहले, कम से कम 24 घंटे पहले से वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और जब ग्लेशियर फटता है उसके बाद तालाब बनता है, और उसके बाद ही ये घटना होगी। तो क्या आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई है? बिल्कुल चूक हुई है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, क्योंकि जो ग्लेशियर का गिरना है, टूटना है, उससे पहले वहाँ झील बन गई थी, और प्रशासन को चेताया भी गया था, सरकार को भी चेताया गया था। लेकिन यह तो सरकार पता नहीं किस नशे में चल रही है, सत्ता के नशे में सब चूर हैं
किसी को किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं तो आप देखिए बॉर्डर पर हमारे किसान 70-75 दिन होने जा रहे हैं। मोदी जी वेस्ट बंगाल के किसानों से तो बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए चंद कदम की दूरी पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, उनसे बात करने का उनके पास समय नहीं है। उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी सत्ता के नशे में चूर हैं, तो यहाँ कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। 2022 की क्या तैयारी है? 2022 में निश्चित तौर पर जो है हम कांग्रेस आपके द्वार एक कार्यक्रम चला रखा हम लोगों ने, जिसके तहत हम गांव-गांव में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता लोग जा रहे हैं। आपने जैसा अभी हमारे नए प्रभारी आए हैं, देवेंद्र यादव जी का कुशल नेतृत्व हमको मिला है और उसके तहत हर विधानसभा में हमने प्रभारी भी बनाए हैं और सब लोग जो है कांग्रेस के लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपने बना दिया, लेकिन कुछ जगह तो पदाधिकारी ही नहीं है। आपके यहाँ रुड़की ग्रामीण जो जिला अध्यक्ष ही नहीं है, बहुत सारे ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है और बूथ की तो बात ही छोड़ दी, तो कैसे नैया पार होगी आप? नहीं, मैं समझता हूँ हमारे रुड़की के कांग्रेस जनों ने ये पीड़ा अपनी राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी है, देवेंद्र यादव जी के सामने रखी है, हरीश रावत जी के सामने रखी है, प्रीतम सिंह जी के सामने रखी है और निश्चित तौर पर बहुत जल्द जो हमारा रुड़की का अध्यक्ष घोषित हो जाएगा और जो यहाँ रुकी हुई प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी। जी, तो जो 2022 में आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो उसका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है? क्या आपने कोई ऐसी कार्यक्रम बनाया है कि जनता को आप ये बताने में सफल रहेंगे कि आपके जो कार्यकाल में ये उपलब्धियाँ रही और इस जो मौजूदा सरकार है इनकी खामियां हैं? कोई आपने ब्लैक एंड वाइट रूप में, कोई लिखित रूप में कोई दस्तावेज तैयार किया हो? हाँ, इस पर हमारा काम चल रहा है और हरीश रावत जी का जो 3 वर्षों का कार्यकाल रहा है, जो 32 महीने उनको मिले हैं काम करने के लिए, तो उसमें जो हमने काम किए, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, हमारे युवाओं से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, तो वो सभी चीज़ें जो है हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इधर जो ये 4 साल इनका जो कार्यकाल रहा है उसका डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं। दोनों का जो फ़र्क है वो हम पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई हरीश रावत जी ने 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और आज हमारे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने 7.5 लोगों को नौकरी दी है, लेकिन वो 7.5 लाख लोगों की फिगर तो बताएं। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे मैं केवल, वो ये है कि जो चुनाव है 2022 का, वो किस चेहरे पर लड़ा जाएगा? निश्चित तौर पर हमारे पास हरीश रावत जैसा चेहरा है और उस 2022 से पहले वही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के जो कार्यक्रम रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, निश्चित तौर पर हम उन्हीं कार्यों को ले जाकर जो है स्पष्ट मानना है कि 2022 का चुनाव निश्चित रूप से हरीश रावत जी के चेहरे के साथ लड़ा जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ लोग सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं और इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई है। 2022 में स्पष्टतः ये चेहरा कौन सा होगा, कब होगा, कौन निर्णय लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर उपलब्धि के नाम पर और राज्य में जो काम हुआ है, कांग्रेस द्वारा काम किया गया है, अगर उनको जनता के सामने लाया जाए तो तब इस पार्टी की नैया पार हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किस शख्सियत से बात करें, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।